नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आज आप लोग को बताऊंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप लोगों ने क्लास 11-12 में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो हम लोग को बीएससी में जो चीजें पढ़नी है वो चीजें मैं आप लोगों को आपके प्रीवियस नॉलेज यानी कि 11-12 के नॉलेज से रिलेट करके जोड़ करके सारी चीजें बताऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हम क्या अचानक से नया पढ़ने लगे, ठीक है। तो आज की क्लास को बहुत ज्यादा मुझको आज कुछ लिखवाना कुछ भी नहीं है, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है। और आपके सामने बस उनको समझाना है, तो आप उनको समझते चले जाना, ठीक है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो कि आपकी 11-12 की होंगी और कुछ चीजें आपकी ग्रेजुएशन की होंगी आज की क्लास में, जो कि मैं समझाऊंगा। आज की क्लास को जो भी स्टूडेंट जितना अच्छे से समझेगा, 4 बार 5 बार इस वीडियो को देख डालो आप, ठीक है। और नोट्स बना लो और इनको देख डालो इस वीडियो को 4 बार 5 बार। जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा उतने ही अच्छे से आप इस चैप्टर को आगे बहुत अच्छा कर पाओगे, आपकी कमांड हो जाएगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लो और ये बात बिल्कुल आप विश्वास मान करके चलो कि अपनी किताब में उलझना मत कभी भी, ठीक है। सारी चीजें काम की नहीं है आपकी, जितनी काम की चीजें हैं जो आपको तैयार करना है, जो आपको पढ़ना है और जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाना है, वो मैं सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। यदि आप मेरी नोट्स तैयार कर रहे हो, जो चीजें बता रहा हूं पढ़ा रहा हूं और इसको आप बार बार तैयार कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो इसका, तो आपके कॉलेज में चाहे जितना कुछ कठिन करवाते जाएं, चाहे जो कुछ टफ काम करवाते जाएं या पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम है जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना आप विश्वास मान करके चलो, क्योंकि देखो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा होगा कि जो आपके कॉलेज में प्रोफेसर करवाते हैं एक्सरसाइज, है ना, जैसे कि कोई भी एक्सरसाइज है तो पूरी एक्सरसाइज आप लोग को दे दी जाती है, करवाई जाती है कि आप करवाई क्या जाती है, आप लोगों को दे दी जाती है कि आप लोग इसको सॉल्व करो, है ना। तो पूरी सबसे पहली बात तो पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में होती ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में पूरा रखा जाता है, उस चैप्टर की कुछ कुछ चीजें रखी जाती हैं, है ना। इस वजह से पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती, पूरी एक्सरसाइज से कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं इस वजह से उतना पढ़ते जाना, उतना करते जाना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखो आज मैं बता रहा हूं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा हुआ है ना। वहां पर आपने क्या पढ़ा था, 2 प्रकार के आपने लीनियर इक्वेशन के सिस्टम देखा था। कौन सा? पहला था आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा था होमोजीनियस सिस्टम। जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम था उस पर जो आपकी इक्वेशन आती थी वो किस टाइप की आती थी, ax = b टाइप की आती थी, है ना। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कोफिशिएंट मिलता था, कांस्टेंट मिलता था यहाँ पर। और होमोजीनियस में क्या होता था कि ऐसी इक्वेशन का सिस्टम मिलता था जो कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होते थे ये सारे क्या होते थे, 0 होते थे, है ना। तो चलो अब मैं आपको पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बताता हूं, फिर इसके बाद होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। देखो ax = b, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। देखो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है ना। 3 वेरिएबल x y z, है ना, 3 वेरिएबल है यहाँ पर। तो ये 3 वेरिएबल है, यहाँ पर मैंने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, यानी कि लीनियर इक्वेशन नहीं है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि 3 इक्वेशन है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है। इसको हम लोग सॉल्व करते थे 11-12 में। कैसे सॉल्व करते थे, है ना, क्रेमर रूल लगाते थे। सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालते थे। डेल्टा में क्या लिखते थे, x के कोफिशिएंट, फिर y के कोफिशिएंट, फिर z के कोफिशिएंट, है ना। फिर इसके बाद क्या लिखते थे, हम लोग डेल्टा 1 निकालते थे, जिसमें हम क्या करते थे, जो ये पहला कॉलम है इस पर यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट रख देते थे, बाकी सब वैसा ही। फिर जब डेल 2 निकालते थे तो क्या रखते थे, जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर हम क्या रख देते थे, ये कांस्टेंट रख देते थे, पहला और तीसरा वैसे ही, ठीक है। जब डेल 3 निकालते थे तो तीसरे कॉलम में हम क्या करते थे, इस कांस्टेंट को रख देते थे, है ना। सबको याद आ रहा होगा। फिर यदि हमको इसको सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते थे कि x की वैल्यू निकालना है तो del 1/del कर देते थे, है ना। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे और इसको डिवाइड करते थे, del 1/del x आ जाता था। y निकालना है तो del 2/del, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते थे और इसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते थे। इसी तरीके से z थी और del हमारा क्या होता था यहाँ पर
जीरो नहीं होता था, नॉन जीरो होता था, है ना। तो इस तरीके से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे। ठीक है, अब देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां पर आपने देखा कि इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहां पर जो आप एक्स वाई जेड निकालोगे वो एक साथ तीनों को सेटिस्फाई करता है यहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग निकालोगे, इसके लिए अलग निकालोगे, इसके लिए एक्स वाई जेड अलग निकालोगे। जो एक्स वाई जेड निकालोगे वो तीनों को इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस वजह से क्या है, हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो एक साथ हम लोग यहां पर सोल्यूशन निकालेंगे इनका एक्स वाई जेड। तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस था इक्वेशन का सिस्टम, जिसको हम लोग 11th-12th में इस मेथड से हम लोग निकालते थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अब हम लोग। अब यदि हम लोग बात करें नेचर ऑफ सॉल्यूशन की, यही अभी मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम की ही बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम लोग कैसे जानते थे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखो ये हम लोग कहते थे जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि नॉन होमोजीनियस है, तो इस पर हमको दो प्रकार के सॉल्यूशन मिलते थे। कौन कौन से सर जी? पहला होता था कंसिस्टेंट और दूसरा होता था इनकंसिस्टेंट, है ना। हो सकता है कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के रहे हों वो इसको कुछ हिंदी में भी पढ़े हों, है ना, लेकिन इंग्लिश में ही अब आप लोग इसको तैयार रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए आसानी होगी। तो एक सोल्यूशन मिलता था कंसिस्टेंट और दूसरा होता था इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता था कि आपको उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता था कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बात तो अलग हो गई कि सॉल्यूशन ही नहीं मिला, लेकिन यदि सॉल्यूशन मिलता है तो फिर इसके हमको दो भाग फिर मिलते हैं। कैसा सॉल्यूशन मिल सकता है? या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता था, है ना। तो हम कब कहेंगे कि हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा? जब हमारा डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? नॉन जीरो आएगी, तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। जब डेल की वैल्यू जीरो आ जाती थी और डेल 1, डेल 2, डेल 3 ये तीनों भी जीरो हो जाते थे, तो उस कंडीशन में हम कहते थे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट में क्या होता था कि यदि हमको डेल तो जीरो मिल जाए, लेकिन डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से कोई एक हमको क्या मिल जाए? नॉन जीरो मिल जाए, तब हम कहते थे कि इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, ऐसा बोल देते थे, है ना। तो अब देखो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है आपको, है ना, और देखो कहा है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, ये चार ऑप्शन है कि नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नन ऑफ द अबव। तो कैसे इसको करोगे? देखो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा डेल। तो देखो यहाँ पर डेल निकाल लेते हैं। तो डेल हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ डिटरमिनेंट किसका लिखेंगे? इसके कोफिशिएंट का। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, फिर x का कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 2। तो ये तो हो गया हमारा डेल। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता होगा, है ना। 1 और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3, फिर -2, फिर क्या करेंगे? इसको और इसको 2 2 जा 4 - 3, फिर प्लस का 3, और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला कॉलम और ये वाली रो 2 - 1। तो देखो ये कितना आ गया? माइनस का 1, और यहां पर कितना आया? 1 और माइनस का 2, यहां पर कितना आया? 1 प्लस का 3। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आ गया। तो देखो 0 हमको कहां कहां पर मिलता है? डेल, या तो यहां पर डेल हमको यदि सॉल्यूशन मिल रहा है तब भी हमको यहाँ पर डेल 0 मिलता है, और यहाँ पर भी डेल 0 मिलता है जब नो सॉल्यूशन होता है। तो हमको अब क्या निकालना पड़ेगा? एक वैल्यू और निकालना पड़ेगा। यदि इनमें से कोई भी एक वैल्यू हमको नॉन जीरो मिल जाएगी डेल 1, डेल 2, डेल 3 में से, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि सब जीरो हो जाएंगे तो फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो हम लोग यहाँ पर सीधे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ डेल 3। तो देखो डेल 3 देख लो। डेल 3 में क्या होगा भाई? देखो यहां पर तो 1 2 1 2 1 1, जो तीसरा कॉलम है उस पर हम क्या रख देते हैं? इन कांस्टेंट को रख देते हैं 1 2 3 को। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 1 और यहां पर आएगा 3 - 2, और फिर यहां पर -2, और फिर ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -2, और फिर यहां पर आ जाएगा 1, और यहां पर आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना बचा? 1, 6 - 2 कितना हो गया? 4, और 4 2 जा 8, और फिर यहां पर 1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया -6, नॉट इक्वल टू 0,
है ना। तो हमको क्या मिला, देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन मिली, यहाँ पर हमको मिला कि डेल तो जीरो मिल गया, लेकिन डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से एक हमको नॉन जीरो मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, हैज नो सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये हम लोग क्लास 12th में इस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लेकिन ये मेथड आपको ग्रेजुएशन में नहीं लगाना है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आप दूसरे मेथड सीखेंगे, लेकिन मैं आपको रिलेट कर रहा हूं चीजों को 11th 12th के नॉलेज से और ग्रेजुएशन के नॉलेज को, तो बस समझते जाओ चीजों को भी। ठीक है, ऐसा किया करते थे आप लोग। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हमने देखा नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए, अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम के लिए। देखो होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा कि ये जो इधर के कांस्टेंट होंगे ना, ये सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि ax इक्वल टू जीरो के फॉर्म की यहाँ पर आपको सारी इक्वेशन मिलेंगी। ये देखो यहाँ पर मैंने बताया था, ये है ना, ax इक्वल टू जीरो। तो वही देखो यहाँ पर इधर पर सारे कांस्टेंट क्या है, जीरो है। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि यदि x भी जीरो हो जाए, y भी जीरो हो जाए और z भी जीरो हो जाए, x y z तीनों जीरो हो जाए, तो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ये 0 0 0 ये हर होमोजीनियस सिस्टम का क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस सोल्यूशन इज ए कॉल्ड ए ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको आप लोग यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रिवियल सोल्यूशन जब भी कहेगा तो आपको समझ जाना है कि वहां पर हम लोग को सोल्यूशन 0 0 0 मिल रहा है। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन हो गए। अब देखो एनी अदर सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। 0 0 0 के अलावा जो सोल्यूशन मिलेंगे वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाएंगे। ये तो समझाने की कोई बात नहीं थी, है ना, सबको समझ में आ गई। अब देखो, अब यहां पर जब होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर यदि हमको नेचर ऑफ सॉल्यूशन देखना है तो हमको कितने प्रकार का सॉल्यूशन मिलेगा, कैसा सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर हमको दो प्रकार के सॉल्यूशन मिलते हैं, एक होता है जीरो सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, जीरो सॉल्यूशन को ही हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो मैंने अभी बताया, और जो नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जीरो सॉल्यूशन में यदि हम बात करें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो हमको केवल एक ही सॉल्यूशन मिलता है 0 0 0, जो कि होता है यूनिक सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, और हमें कब पता चलेगा कि यहां पर हमको जीरो सॉल्यूशन मिलेगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, जब डेल हमारा क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, और नॉन जीरो सॉल्यूशन यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमको कब मिलेगा, यानी कि जब हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, तो यदि हम बात करें नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो वहां पर हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, हमको पता कैसे चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या होती है नॉन जीरो सोल्यूशन की, तो आप जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, डेल निकालोगे, तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा, नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इतनी बात यदि आपको क्लियर हो गई है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके आपके सामने आया हूं। लो, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा है कि दिस सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, नन ऑफ दीज, है ना। नेचर ऑफ सोल्यूशन यहां पर भी हमको बताना है। तो देखो यहां पर हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर देखो हमको x1 की टर्म यहां पर नहीं दी है, और यहां पर हमको x3 नहीं दिया है ना। यहां पर हमको क्या नहीं दिया है, x3 नहीं दिया है। तो चलिए हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं अपने फॉर्म में, ताकि सबको समझ में आ जाए, है ना। नहीं तो कहेंगे कुछ लोग की, देखो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्या है, इसको हम 0x1 लिख सकते हैं प्लस x2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कर लो। ठीक है, और माइनस का 1x3 कर सकते हैं इक्वल टू 0, और यहाँ पर यहाँ पर लिखो 1 इंटू x1 और प्लस 1 इंटू x2 प्लस 0x3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डेल निकालेंगे, है ना। तो डेल निकाल लेते हैं। तो ये कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे 2 0 1, फिर यहाँ पर आएगा 1 1 1, फिर यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने, यहाँ पर 0x1 1 इंटू x1 1 इंटू x2 प्लस 0 इंटू x3। ठीक है, सही है। चलो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, फिर इधर पर 0 और माइनस यानी कि प्लस 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 और
तो ये आएगा 0 और प्लस का 1, फिर यहाँ पर आएगा प्लस का 1 और इसको ऐसे करोगे तो 0 माइनस 1। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। तो 0 आ जाता है तो हमको वहां पर क्या मिलता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जब 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, ये जब डेल 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो होमोजीनियस सिस्टम था ये हमारा, जिसमें हमारे 0 0 थे, आपने देखा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी बिल्कुल बेसिक चीजें थी 11th-12th की। तो यहां तक की चीजें यदि समझ में आ गई हैं तो चलिए अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो कि ग्रेजुएशन लेवल की है। अब यहां पर आपको जिसको भी यहां से अब चीजें समझ में आएंगी वो आगे बहुत अच्छी उसकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूं रो एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। तो रो एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स का क्या होता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है थोड़ा सा, ताकि आप लोग यदि कभी देखना चाहें इनको तो अपना देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, है ना, जो लोग नोट्स वगैरह तैयार करते हैं। तो देखो इसको समझ लो कि रो एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स का क्या होगा, हम कब किसी मैट्रिक्स को रो एक्लॉन फॉर्म में बोलेंगे। तो देखो 3 कंडीशन होती हैं, यदि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो हम उसको रो एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि इफ ए रो डज नॉट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ 0। ठीक है, यदि कोई रो आपके पास ऐसी है मैट्रिक्स में जो कि पूरी 0 नहीं है, देन हम क्या करेंगे, देन द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन द रो शुड बी 1। तो उस रो की जो पहली लीडिंग एंट्री होगी वो क्या होगी, 1 होनी चाहिए। ठीक है, और जो लीडिंग एंट्री होती है, लीडिंग एंट्री का मतलब कि उस रो की शुरुआत 1 से होनी चाहिए। ठीक है, कॉल्ड द लीडिंग 1, या उसी को हम लोग लीडिंग 1 बोल देते हैं, या उसी को हम लोग पिवट एंट्री बोल देते हैं। अभी जब आप लोग एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि 0 रो मस्ट बी ऑलवेज बिलो नॉन जीरो रो, जो भी आपको 0 रो मिल जाए, यदि ऐसी कोई रो है जिसके पूरे एलिमेंट 0 हैं तो उसको हमेशा नॉन जीरो रो के नीचे ही रखना है। ठीक है, तभी हम उसको रो एक्लॉन फॉर्म बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ न्यू रो मस्ट बी ऑन राइट ऑफ प्रीवियस रो लीडिंग एंट्री। जैसे कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स आपको मिलती है, यदि यहां पर आपको लीडिंग एंट्री मिल रही है तो अगली लीडिंग एंट्री आपको इधर नहीं मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी, इसके लेफ्ट में मिलेगी, सॉरी राइट में मिलेगी यहां पर आपको। ठीक है, लेफ्ट में नहीं मिलेगी, उसके नीचे नहीं मिलेगी, लीडिंग एंट्री हमेशा उसके राइट में मिलेगी। ठीक है, तो वही यहां पर कहा गया है कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ न्यू रो मस्ट बी ऑन राइट ऑफ प्रीवियस रो लीडिंग एंट्री। तीसरी बात है कि ऑल एंट्रीज बिलो लीडिंग एंट्री मस्ट बी ओनली 0। जहां जिस भी रो में आपको जहां पर भी लीडिंग एंट्री मिल जाएगी उसके नीचे की सारी जो भी रो होंगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होती हैं तो रो एक्लॉन फॉर्म कहलाती है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेकर के रो एक्लॉन फॉर्म बता देता हूं कि रो एक्लॉन फॉर्म आप कैसे समझोगे कि रो एक्लॉन फॉर्म। 3 कंडीशन सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, देखो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ मैट्रिक्स लिखी हुई हैं। अब देखो जो रो एक्लॉन फॉर्म की बात करते हैं तो रो एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स का कब कहा जाएगा, मैंने क्या कहा, जो भी लीडिंग एंट्री होगी वो 1 होगी। तो यहां पर देखो सबसे पहले लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, बिल्कुल है। ठीक है, 1 जिस भी कॉलम में लीडिंग एंट्री मिलेगी उसके नीचे की सारी रो क्या होंगी, हमारी 0 होनी चाहिए। तो देखो इसके नीचे की 0 है सारी रो। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या कही थी, दूसरी बात हमने कही थी कि जो यदि हमको इस रो पहली रो में, यदि हमको पहली रो में, ये हमारी पहली रो है, पहली रो में हमको यहां पर लीडिंग एंट्री मिली, तो जब दूसरी रो में हमको लीडिंग एंट्री देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ना तो इधर लेफ्ट में मिलेगी ना उसके नीचे मिलेगी, राइट में मिलेगी। तो देखो लीडिंग एंट्री हमेशा आपको राइट में मिल रही है, यहां पर भी है ना, जरूरी नहीं कि यहीं पर मिल जाए, राइट में मिलना चाहिए। तो देखो यहां पर लीडिंग एंट्री है तो इसका मतलब ठीक है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी 0 रो होंगी तो उसको सबसे नीचे होना चाहिए। तो देखो 0 रो यहां पर कहीं नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात छोड़ दो। तीसरे रो में आओगे तो देखो जो लीडिंग एंट्री मिल रही है वो इसके भी राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में है तो ये हमारी क्या है, रो एक्लॉन फॉर्म है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। अगली मैट्रिक्स में देखो एक लीडिंग एंट्री यहां पर मिल रही है, दूसरी लीडिंग एंट्री उसके राइट साइड में मिल रही है, बात बिल्कुल सही है। तीसरी बात क्या थी कि जो भी 0 रो होगी वो सबसे नीचे होगी, तो देखो सबसे नीचे है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग रो एक्लॉन फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, फिर देखो
यहाँ पर भी देखो हमको क्या मिल रही है, यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 मिल रही है, तो इसके नीचे की सारी जो भी रो है, जो भी नंबर है, एलिमेंट है, क्या है, 0 है सारी एंट्री। ठीक है, लीडिंग एंट्री की सारे नीचे की एलिमेंट 0 होना चाहिए। लीडिंग एंट्री मतलब 1। ठीक है, रो इक्लान फॉर्म में। और फिर देखो इधर आओगे, दूसरी इधर पर आओगे दूसरी रो में, तो देखो यहाँ पर जब दूसरे रो में आओगे तो यहाँ पर हमको कोई लीडिंग एंट्री नहीं मिल रही है। तो कोई नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए, लीडिंग एंट्री राइट में होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए, और उसके नीचे की सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपको रो इक्लान फॉर्म समझ में आया। अब देखो आप कैसे जान जाओगे कि कहां पर ये रो इक्लान फॉर्म नहीं है। ठीक है, चलो देखो यहां पर मैं आप लोग के सामने इसको हटा देता हूं। अब आप लोग पहचानो यहां पर कि कौन सा यहां पर मैट्रिक्स जो है रो इक्लान फॉर्म में नहीं है और क्यों नहीं है। देखो यहां पर, देखो यहां पर, इसी को ध्यान से समझना है, यही पूरे आपका जो काम करेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। देखो ये हमारी रो इक्लान फॉर्म नहीं है, क्यों नहीं है। देखो सबसे पहली बात तो यहां पर हमको लीडिंग एंट्री मिली, ये हमको यहां पर ये लीडिंग एंट्री मिल गई। देखो देखो यहां पर हमको लीडिंग एंट्री मिल गई, ये लीडिंग एंट्री है हमारी। ठीक है, अब देखो जब हम इसके राइट साइड में देखेंगे तो यहां लीडिंग एंट्री नहीं है, ये लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री के नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं। ठीक है बात, यहां पर देखो लीडिंग एंट्री नहीं है, यहां पर देखो हमको लीडिंग एंट्री मिल गई, लेकिन यदि ये लीडिंग एंट्री है तो फिर इसके नीचे के एलिमेंट 0 होना चाहिए, है ना। तो यहां पर 0 नहीं है, इसका मतलब कि रो इक्लान फॉर्म नहीं है। ठीक है, यही चीज देखो मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, द लीडिंग एंट्री इन द लास्ट रो इज नॉट टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द मिडिल रो, है ना। मिडिल रो की जो लीडिंग एंट्री इसके राइट में मिलना चाहिए, यहां नहीं मिलना चाहिए, यहां तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस वाली मैट्रिक्स को देखो कि ये हमारी रो इक्लान फॉर्म में क्यों नहीं है, तो आप सीधे से देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमको लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए, लीडिंग एंट्री 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 2 दी है ना। तो लीडिंग एंट्री 1 नहीं है, यहाँ पर देखो द लीडिंग एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो इज नॉट 1। ठीक है, यहाँ पर बताओ यहाँ पर ये रो इक्लान फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 रो है हमने कहा है कि 0 रो को सबसे नीचे होना चाहिए, है ना। तो ये तो सबसे ऊपर रखी है, तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द रो ऑफ 0 इज नॉट एट द बॉटम, है ना। 0 रो हमेशा ही सबसे नीचे होगी, सबसे लास्ट में आपको रखना है 0 रो को रो इक्लान फॉर्म में। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा रो इक्लान फॉर्म, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लेकर के बता दिया है। ठीक है, कि कैसे आप पहचानोगे कि मैट्रिक्स रो इक्लान फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब जो मैट्रिक्स रो इक्लान फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके हम लोग इक्लान फॉर्म में बदलते हैं। अब बात आती है कि सर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यदि कोई भी मैट्रिक्स है उस पर आप ऑपरेशन लगाते थे, जैसे कि आप लोग 11th 12th में ऑपरेशन लगाते थे कॉलम में, रो में, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है कि आप केवल रो में ही ऑपरेशन लगाओगे, कॉलम वाला कोई ऑपरेशन नहीं लगाना आपको। ठीक है, वो होता है हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, 2 रो को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा करते थे ना आप लोग, R2 इज इंटरचेंज टू R3, इस तरीके से तो इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर, किसी भी रो के एलिमेंट को आप किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। तीसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एडिंग द एलिमेंट ऑफ ए रो द कांस्टेंट टाइम्स द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। ऐसा आप लोग किया करते थे। देखो RI इज रिप्लेस्ड बाय किससे, RI प्लस KRJ, इस तरीके से ऑपरेशन लगाते थे ना, तो ये ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि केवल आप लोग रो ऑपरेशन जो आप लोग 11th 12th में यूज करते थे वही रो ऑपरेशन ही केवल लगाना है, कॉलम वाले नहीं लगाना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यही मैंने बताया कि जो भी मैट्रिक्स रो इक्लान फॉर्म में नहीं दी है उसको हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके रो इक्लान फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे लाएंगे। देखो अब यहां पर देखो मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, काफी सारे मैंने एग्जांपल आपको करवाए हैं समझाने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बात। ठीक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आगे की चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, रटना नहीं है किसी चीज को, क्योंकि तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि और एग्जाम की टेंशन तो लेना ही नहीं है। ठीक है,
जितना पढ़ाता जा रहा हूं पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे मत करो कि बहुत ज्यादा आप चीजें कवर कर रहे हो और सबको थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं। जितनी चीजें कवर करो उसको इतनी गहराई से इतने अच्छे से तैयार कर लो कि बस उतने में ही आपका काम हो जाए। ठीक है, चलो यहां पर देखो क्या कहा है, रिड्यूस द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दी है टू रो इक्लॉन फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, रो इक्लॉन फॉर्म में लाएंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो कैसे लगाते हैं। ये मैट्रिक्स है हमारी, ये लिख लिया, इस पर हमने ऑपरेशन लगाया। R1 को देखो रो इक्लॉन फॉर्म में हमको लाना है। सबसे पहले तो देखो ये मैट्रिक्स है, हम क्या कहते हैं कि जो रो इक्लॉन फॉर्म होती है उसकी जो लीडिंग एंट्री होती है, जैसे इस रो की बात करें, इस रो की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमको लीडिंग एंट्री क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस एक जो नीचे की रो है उसको हम लोग इंटरचेंज कर दे रहे हैं। तो यहां पर हमको 2 मिल जाएगा, है ना। R1 से R2 को इंटरचेंज कर दिया तो R2 ऊपर आ गई, R1 नीचे आ गई। तो हमने क्या कहा था कि जो भी जीरो होगा वो उसके नॉन जीरो के नीचे आना है ना। तो यहां पर हमको 2 आ गया, यहां पर 0 मिल गया। अब देखो हमको लीडिंग एंट्री यहां पर 1 बनाना होता है। रो इक्लॉन फॉर्म समझ में आ गया होगा, तो उसी के आधार पर काम करना है। यहां पर 2 है, अब हमको यहां पर 1 बनाना है। तो 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रो ऑपरेशन लगाया तो यहाँ R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 4 था 2 हो गया, 8 था 4 हो गया, 6 था 3 हो गया, बाकी चीजें वैसी ही है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 हो गया तो ये लीडिंग एंट्री बन गई, तो इसके नीचे की सारी हमको एलिमेंट 0 बनाना है। तो यहाँ पर तो 0 है ही, यहाँ पर हमको 0 बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, R3 में ऑपरेशन लगा दिया, R3 - 2R1 कर दिया, तो हमको यहाँ पर भी 0 मिल गया। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे की सारे एलिमेंट 0, यहां का काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगले कॉलम में आएंगे, यहां पर आओ या अगली रो को देख लो। तो अगली रो जब देखोगे यहां पर, तो यहां पर हमको लीडिंग एंट्री मिलना चाहिए इसके राइट में। तो यहां पर देखो हमको 1 मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके आगे का काम करो। 1 के नीचे हमको 0 बनाना है ना। तो 1 के नीचे 0 बनाना है, तो हम यहाँ पर R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाए। तो R3 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R3 + 8 R2 कर दिया, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0। फिर इसके राइट साइड में लीडिंग एंट्री, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0। फिर तीसरी रो में आओ, तो जब देखो तीसरी रो में आओगे तो यहाँ पर 16 है ना। अब ये तीसरी रो है, इस लीडिंग एंट्री के राइट में हमको लीडिंग एंट्री मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाओगे तो क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे। तो 16 से डिवाइड कर दिया R3 को, तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे तो कोई रो है नहीं, अब इसके नीचे कोई रो नहीं है तो अब कोई 0 नहीं बनाना कहीं पर। यदि इसके नीचे कोई रो होती तो इस लीडिंग एंट्री के नीचे 0 बनाते और राइट साइड में 1 बनाते। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको 3 यहाँ पर लीडिंग एंट्री मिल गई, देख पा रहे हो। ये पहली लीडिंग एंट्री यहाँ पर मिल गई, दूसरी लीडिंग एंट्री हमको यहाँ पर मिल गई, और तीसरी लीडिंग एंट्री यहाँ पर मिल गई। और तीनों एक दूसरे के ये वाली लीडिंग एंट्री इसके राइट साइड में है, ये वाली लीडिंग एंट्री इसके राइट साइड में। और इन लीडिंग एंट्री के नीचे सारे क्या है, एलिमेंट 0 हैं, और लीडिंग एंट्री भी हमारी 1 है। नॉन जीरो रो यहाँ पर कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो यहाँ मैट्रिक्स बन गई है, ये किस में आ गई है, ये आ गई है रो इक्लॉन फॉर्म में, रो इक्लॉन फॉर्म में आ गई है। ठीक है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, लाइट कलर है, लेकिन ये मैट्रिक्स हमारी रो इक्लॉन फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, पूरा इस वीडियो को देखना, बस समझते जाना है केवल। ठीक है, नोट्स वगैरह जिसको बनाना हो बाद में अपना देख करके बना लेना, मैं जो है अपलोड कर दूंगा, लेकिन समझ लो इसको। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पर भी देखो मैंने बहुत मेहनत की है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने रखा हूं, लिखा है इनको मैंने। ठीक है, तो देखो रिड्यूस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और इसको हमको क्या करना है, रो इक्लॉन फॉर्म में बदलना है। तो देखो इसको भी वैसे ही करेंगे, ये हमारी मैट्रिक्स है, हमको क्या करना है, यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री 1 तो है ही, है ना। अब हमको काम क्या करना है, इसके नीचे एलिमेंट 0 बनाना है। तो हमने देखो R2 और R3 में यहाँ 0 बनाना है, तो R2 और R3 में ऑपरेशन लगा दिया, तो यहाँ 0 बन गए। ठीक है, अब देखो फिर हमको क्या करना है, ये लीडिंग एंट्री मिल गई, अब इसके राइट साइड में हमको लीडिंग एंट्री मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको 1 बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करें, 1 आ जाए, -1/5 कर दें, है ना। तो ये ऑपरेशन लगा दिया -1/5, तो यहाँ पर 1 बन गया। ठीक है, अब ये 1 बन गया, ये लीडिंग एंट्री बन गई, इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये देखो R3 में ऑपरेशन लगा दिया, ये 0 बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके ये लीडिंग एंट्री है, अब अगली रो में आओ,
इस रो में लीडिंग एंट्री मिल गई, इस रो में लीडिंग एंट्री मिल गई, इस रो में देखो लीडिंग एंट्री यहां पर मिलना चाहिए, है ना, इस लीडिंग एंट्री के राइट साइड में। तो यहां पर 1 बनाना है। तो यहां पर 1 कब बनेगा, जब 2 से डिवाइड कर दो। तो ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया R3 को, तो ये यहां 1 बन गया, है ना। तो यहां पर भी देखो हमको क्या मिल गई, लीडिंग एंट्री मिल गई, और जो अगली रो की लीडिंग एंट्री है वो पहले वाली रो की लीडिंग एंट्री से राइट साइड में है। ठीक है, लीडिंग एंट्री मिल गई, राइट साइड में है। लीडिंग एंट्री के सारे नीचे के एलिमेंट क्या है, 0 है, और लीडिंग एंट्री भी हमारी 1 है, कोई भी नॉन जीरो रो नहीं है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रो एक्लॉन फॉर्म आ गई। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन समझ रहे हो ना। केवल देखो मैं जो ऑपरेशन लगा रहा हूं वो रो में ही लगा रहा हूं, सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाना है, कॉलम वाले नहीं लगाना। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके हमने इसको किस में बदल दिया, एलिमेंट्री रो यानी कि रो एक्लॉन फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, तो ये इसका एक रो एक्लॉन फॉर्म बन गया है। ठीक है, इसी तरह देखो एक और है क्वेश्चन, ये देखो इतने 1 2 3 4 5 कॉलम है इसमें। तो ये थोड़ा बड़ी मैट्रिक्स है, इसको देखो हम लोग कैसे हम लोग रो एक्लॉन फॉर्म में बदलेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके। तो देखो इसको भी समझो, देखो यही मैट्रिक्स है, ये मैंने यहां पर इसको ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो आगे आ जाओ, इसी पर काम करना है। सबसे पहले देखो मैट्रिक्स को देखो, मैट्रिक्स में यहां पर हमको क्या दिया है, पहले लीडिंग एंट्री 1 दी है। अब इसके नीचे के एलिमेंट हमको क्या करना है, 0 बनाना है। तो चलो हमको कहां कहां पर 0 बनाना है, R2 में और R4 में। तो R2 और R4 मैंने ऑपरेशन लगाया और इसके नीचे के एलिमेंट 0 बना दिया। ठीक है, फिर देखो इस मैट्रिक्स में देखो इसके राइट साइड पर हमको लीडिंग एंट्री मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर 0 है, कोई बात नहीं, 0 रहने दो। और राइट में आओ, यहां पर -1 है, इसको 1 बनाना है। ठीक है, इसको 1 बनाओ, तो इसको 1 बनाओगे तो क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, तो ये 1 बन गया। अब 1 बन गया, अब रो एक्लॉन फॉर्म में क्या होता है, इस लीडिंग एंट्री के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो यहाँ 5 और 4 यानी कि R3 और R4 में हमको ऑपरेशन लगाना है। तो ये R3 और R4 में ऑपरेशन लगा दिया, और ये 1 के नीचे मैंने 0 बना दिया। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाना तो आता होगा ना, 12th क्लास में सबने किया होगा ये, है ना। इस वजह से मैंने, ये बहुत छोटी छोटी चीजें थी ऑपरेशन वगैरह लगाने, इस वजह से मैंने लिख दिया है, क्यों टाइम इतना वेस्ट करें। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे 0 बन गए। अब देखो इसके बाद यहां पर देखो, यहां पूरी 0 है, ये है ना, यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है कि हम इसको लीडिंग एंट्री बनाएं। तो आप देख रहे हो कि ये वाली रो जो है ये पूरी 0 है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी 0 रो होती है उसको सबसे नीचे रखना है। तो हमने क्या किया, R3 को इंटरचेंज कर दिया R4 से। तो 0 वाली रो सबसे नीचे हो गई और ये वाली रो ऊपर आ गई, है ना। अब यहाँ पर लीडिंग एंट्री ये थी, अब लीडिंग एंट्री इसके राइट साइड में ये मिलेगी। तो इसको हमको 1 बनाना है, तब ये लीडिंग एंट्री बनेगी। तो ये देखो हमने 6 से डिवाइड कर दिया, ये 1 बन गया, ये बन गया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमको ये क्या मिल गया, ये हमको लीडिंग एंट्री मिल गई, ये लीडिंग एंट्री मिल गई, ये लीडिंग एंट्री मिल गई। ठीक है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, जो भी नॉन जीरो रो है वो क्या है, सबसे नीचे है ना। तो ये क्या हो गई, ये हमारी रो एक्लॉन फॉर्म हो गई। बात समझ में आ रही है, ये हमारी क्या हो गई, रो एक्लॉन फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके मैट्रिक्स को रो एक्लॉन फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, कैसे बदलना है आपको समझ में आ गया ना, इस तरीके से हम लोग बदलेंगे। अब देखो यहाँ पर एक नोट है, इट मे बी नोटेड दैट ए रो एक्लॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉट यूनिक। ये जरूरी नहीं है कि किसी मैट्रिक्स का आप रो एक्लॉन फॉर्म निकाल रहे हो, 10 बच्चे यदि निकाल रहे हैं तो 10 बच्चों का रो एक्लॉन फॉर्म आएगा लास्ट में, वो सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। कोई कौन सा ऑपरेशन लगा रहा है, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, तो ये रो एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिक नहीं होती है। ठीक है, यदि अलग अलग बच्चे कर रहे हैं तो उनका अलग अलग भी रो एक्लॉन फॉर्म आ सकता है, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए सब में। ठीक है, देखो जैसे कि यहां पर हमको ये वाली मैट्रिक्स मिली थी, तो मैंने क्या किया, इस पर एक ऑपरेशन और लगा दिया, R1 प्लस R2 कर दिया। तो जब R1 प्लस R2 कर दिया तो यहां पर इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो ये भी जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये भी एक रो एक्लॉन फॉर्म है। यहां पर देखो लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे के एलिमेंट 0, अगली लीडिंग एंट्री राइट साइड में है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0, अगली लीडिंग एंट्री राइट साइड में है, नीचे के सारे एलिमेंट 0, है ना। तो ये भी रो एक्लॉन फॉर्म, लेकिन क्या हो गया, और इसी से मैंने इसको बना दिया है ना, इस वाली से ही इसी को बनाया है। तो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि सभी का सेम ही आएगा, कोई कुछ ऑपरेशन लगा रहा है, कोई कुछ ऑपरेशन लगा रहा है, तो अलग अलग आ सकता है। रो एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स यूनिक नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने
इस वीडियो को बनाने के लिए जितनी मेहनत की है, जितना ये सारा चीज लिखा है आपके लिए पहले से, उसमें मैंने बहुत मेहनत की है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि इतना जितना मैंने लिखा है इतना आप लोग लिखोगे तो आपको अभी पता चल जाएगा कितना लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मुझको क्या बताना है अब इसके आगे। एक तो आपने ये देख लिया कि जो मैट्रिक्स होती है रो एक्लॉन फॉर्म वाली, वो यूनिक नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात नोट करना है आपको कि जो रो एक्लॉन फॉर्म मैट्रिक्स का होता है वो रो इक्विवेलेंट होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का। ठीक है, रो इक्विवेलेंट होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का। तो रो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स बी इज रो इक्विवेलेंट टू ए मैट्रिक्स ए इफ बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स यहां पर है, ये ए मैट्रिक्स है, इसी को ऑपरेट करके यहां पर लाई जा रही है बी, तो ये बी क्या कहलाएगी, ए की रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, बशर्ते कि जो हम लोग रो ऑपरेशन लगाए हैं वो रो ऑपरेशन लगा लगा करके ही हम लोग यहां तक आए। ठीक है, तो वही यहां पर मैंने लिखा है कि जो रो एक्लॉन मैट्रिक्स होती है वो यहां पर हम लोग रो एक्लॉन मैट्रिक्स लाते हैं बना बना करके, है ना। तो ये रो एक्लॉन मैट्रिक्स इसी से तो रो ऑपरेशन लगा करके लाते हैं। तो इस वजह से क्या होती है कि ये वाली क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है रो एक्लॉन मैट्रिक्स ये ओरिजिनल मैट्रिक्स की। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि नोटिस दैट ए रो एक्लॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी आपने पढ़ा है कि रो एक्लॉन फॉर्म, है ना। अब आपको पढ़ना है रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म, है ना, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने केवल रो एक्लॉन फॉर्म पढ़ा है, और एक होता है रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म। तो देखो, रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म क्या होता है कि उस पर आप वो मैट्रिक्स रो एक्लॉन फॉर्म तो होगी ही होगी, लेकिन वो रिड्यूस्ड कब कहलाएगी, जब जो लीडिंग एंट्री है, जिस भी कॉलम में लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री 1 है जिस भी कॉलम में, उस कॉलम के सारे एलिमेंट लीडिंग एंट्री के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो वो जो मैट्रिक्स होगी एक्लॉन मैट्रिक्स रो एक्लॉन फॉर्म होगा, वो उसी को हम रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो, जो हम लोग यहां पर मैट्रिक्स निकाल रहे थे एक्लॉन फॉर्म में, आपने देखा होगा, देखो जैसे कि यहां पर हमको क्या मिल रहा है, यहां पर हमको लीडिंग एंट्री मिल रही है, लेकिन इस कॉलम में सारे एलिमेंट 0 नहीं है। ठीक है, तो ये अंतर होता है, ये रो एक्लॉन फॉर्म है। लेकिन जब रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म की बात करेंगे तो जिस भी कॉलम में आपको ये पिवट, इसको हम लोग जो लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री इसी को हम लोग पिवट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिवट। ठीक है, तो जिस भी कॉलम में आपको लीडिंग एंट्री या पिवट दिखेगा तो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, उस कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना सा अंतर होता है रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म और रो एक्लॉन फॉर्म में। तो वही यहां पर कहा गया है कि ये सबसे पहली बात तो रो एक्लॉन फॉर्म ही होगा, और दूसरा क्या होगा कि यहां पर आपको जिस भी कॉलम में ईच कॉलम दैट कंटेन्स लीडिंग 1 हैज 0 एवरीवेयर एल्स इन दैट कॉलम, यानी कि उस कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी फिर रिड्यूस्ड रो एक्लॉन फॉर्म बन जाती है। तो आई होप यहां तक की बात यदि क्लियर हो गई हो तो देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो यहां पर हम लोग ने क्या देखा, यहां पर देखो इस पहली वाली मैट्रिक्स को देखो, यहां पर क्या आप देख रहे हो, लीडिंग एंट्री है, ये 1 है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, ये लीडिंग एंट्री है 1, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं, ये लीडिंग एंट्री है 1, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। सारी लीडिंग एंट्री सब एक दूसरे के राइट साइड में है ना, ये वाली इसके राइट साइड में, ये वाली इसके राइट साइड में। ठीक है, नॉन जीरो रो कोई है नहीं, तो रो एक्लॉन फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। अब ये रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म तब बनेगी जब इस लीडिंग एंट्री के जहां जिस भी कॉलम में लीडिंग एंट्री है उसके सारे एलिमेंट 0 हों लीडिंग एंट्री के। तो देखो यहां पर सारे एलिमेंट 0 हैं, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर 0 है ना। इसी तरीके से यहां पर आओ, देखो ये लीडिंग एंट्री है पहली, इसके नीचे के एलिमेंट 0 हैं, ये लीडिंग एंट्री है दूसरी, राइट साइड में है, नीचे के एलिमेंट 0 हैं, ये लीडिंग एंट्री है, इसके राइट साइड में है, नीचे कोई एलिमेंट नहीं है।
है ना। तो ये रो इक्लान फॉर्म तो बन गई। अब रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म कब बनेगी? जब लीडिंग एंट्री जिस भी कॉलम में है उसके ऊपर नीचे सब जगह जीरो हो। तो जहां जहां देख लो लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर नीचे जीरो है कि नहीं? बिल्कुल जीरो है। अब ये ना कहना कि सर यहां पर जीरो नहीं है, ये तो लीडिंग एंट्री ही नहीं है इस कॉलम में कहीं पर, है ना। पिवट कहीं पर है, पिवट पोजीशन कहीं पर नहीं है, इस वजह से इसकी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म। और इसको देखो यहां पर तो ये इस पर तो जीरो ही है, इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक है, और लीडिंग एंट्री यहां पर हमको यहां पर मिल रही है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, यहां पर इसके राइट साइड में देखो ये लीडिंग एंट्री मिल गई, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, फिर बाकी कहीं लीडिंग एंट्री नहीं, तो दो ही लीडिंग एंट्री है और उसके नीचे के एलिमेंट जीरो हैं। इसका और जो जीरो रो है वो सबसे नीचे रखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये रो इक्लान फॉर्म है ना। अब इस तरीके से तो नहीं कोई सोचेगा ना कि सर इस पर तो दो जीरो रो आ गई, ये वाली पहले रखना है कि ये वाली पहले रखना है ना। एक मैंने वीडियो देखा था, उस पर ऐसा बता रहा था कोई कि आप जब स्कूल की स्पेलिंग लिखते हो तो आप उस पर एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हो, है ना। और वो बता रहा था भाई कि ये मिस्टेक क्या करते हो आप, कि बहुत ध्यान से सुनना है इसको, कि आप मिस्टेक क्या करते हो कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस वाले ओ को यहां पर रख देते हैं और इस वाले ओ को यहां पर रख देते हैं। तो ये कोई मिस्टेक होती है ना? ये कोई मिस्टेक नहीं होती है, ये बस ऐसे ही मजाक वाला तरीका हो गया, है ना। स्पेलिंग यही होती है, लेकिन एक मजाक करने का तरीका होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वाले ओ को इधर रखते हैं, इस वाले ओ को इधर रखते हैं। तो किधर भी रखो रहेगा तो स्कूल ही, है ना। तो इसी तरीके से चाहे आप इस वाली जो यदि दो जीरो रो हैं तो चाहे इसको ऊपर रख दो चाहे इसको नीचे रख दो, लेकिन हमको ये देखना है कि लीडिंग एंट्री के सारे एलिमेंट नीचे जीरो हैं, तो रो इक्लान फॉर्म है। अब लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में है उस कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं लीडिंग एंट्री के अलावा, है ना। तो यहां पर देख लो सारे एलिमेंट जीरो हैं, है ना। तो ये क्या हो गई? ये हमारी रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म हो गई, रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म हो गई। इस पर देखो तो सब कुछ जीरो है, तो ये भी हमारा रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म दिखाया, है ना, रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म दिखाया कि कौन सी मैट्रिक्स रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म कहलाएंगे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं कुछ मैट्रिक्स ऐसी हैं जो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में नहीं है, इनके रीजन बताना है आपको। देखो ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में क्यों नहीं है, पहली वाली मैट्रिक्स देखो यहां पर ध्यान से समझो। ये लीडिंग एंट्री है यहां पर, ये लीडिंग एंट्री है यहां पर, हाँ सर जी लीडिंग एंट्री है ये, ठीक है। तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है। दूसरी लीडिंग एंट्री यहां पर मिल रही है, हाँ सर जी, इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है सर जी। ये यहां पर तीसरी लीडिंग एंट्री मिल रही है, ये भी इसके राइट साइड में है, हाँ सर जी, है ना। तो लीडिंग एंट्री तो ठीक है, यानी कि ये हमारा रो इक्लान फॉर्म तो है, लेकिन क्या ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म है? हम लोग क्या देखेंगे रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में कि जिस भी कॉलम में लीडिंग एंट्री है उसके सारे उस कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पर ये जीरो नहीं है, ये 2 जीरो नहीं है ना, यहाँ पर जीरो होना चाहिए, तभी ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म बनता। तो बस बात खत्म यहीं से, है ना। ये देखो द थर्ड कॉलम कंटेन्स, थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम कंटेन्स लीडिंग वन एंड हैज ए नॉन जीरो एंट्री अबव इट। थर्ड कॉलम में लीडिंग एंट्री तो है, लेकिन यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सब जीरो होना चाहिए। यहाँ पर बताओ ये तो हमारी रो इक्लान फॉर्म ही नहीं है, रिड्यूस्ड की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो रो है वो सबसे ऊपर रखी है ना। सबसे पहली बात तो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म की यही होती है कि वो इक्लान फॉर्म में हो, है ना। तो यहाँ पर तो जीरो रो सबसे ऊपर है, तो इस वजह से इसको हम लोग रिड्यूस्ड नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, यहाँ पहली रो में लीडिंग एंट्री यहाँ पर मिल रही है ना, लेकिन दूसरी रो में लीडिंग एंट्री लेफ्ट साइड में मिल गई। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, रो इक्लान फॉर्म ही नहीं है, रिड्यूस्ड की क्या बात करें, है ना। तो इस वजह से ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रो इक्लान फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब देखो एक नोट है, जो मैंने आपको रो इक्लान फॉर्म बताया था, तो वहां पर कहा था कि जो मैट्रिक्स होती है रो इक्लान फॉर्म वाली वो यूनिक नहीं होती है ना, हर स्टूडेंट की अलग अलग आ सकती है। लेकिन ये जो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। चलो वो मैंने आगे लिखा है, यहाँ पर ये दूसरा नोट है। देखो ये नोट क्या है कि ए मैट्रिक्स दैट इज इन रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म मस्ट बी इन रो इक्लान फॉर्म बट नॉट कन्वर्सली, है ना। वो तो सीधी सी बात है कि यदि कोई भी
मैट्रिक्स ऐसी है जो कि रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म में है तो वो रो एक्लान फॉर्म में तो होगी ही होगी, है ना, क्योंकि रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म की कंडीशन ही यही होती है कि वो रो एक्लान फॉर्म में तो होनी ही चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये वही मैंने यहाँ पर नोट लिख दी। और एक बात जो मैंने अभी बताई कि जो रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म होती है वो रो एक्लान फॉर्म की, जैसे रो एक्लान फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स होती है वो यूनिक नहीं होती है, लेकिन रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म वाली जो मैट्रिक्स होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर देखो ये एक मैट्रिक्स है और कहा गया है कि इसको रिड्यूस करो कि इसमें रिड्यूस्ड रो एक्लान फॉर्म है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो रिड्यूस्ड रो एक्लान फॉर्म का मतलब समझते हो ना कि जिस भी कॉलम में आपको लीडिंग एंट्री या पिवट पोजीशन मिलेगी उस कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो बना देना। तो सबसे पहले रिड्यूस्ड रो एक्लान फॉर्म बनाने के लिए हमको पहले रो एक्लान फॉर्म बना लेना है ना। तो चलो इसको देखते हैं। देखो इसी मैट्रिक्स को मैंने यहां पर लिख दिया है, ये लो ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी। अब देखो यहां पर हमको सबसे पहले लीडिंग एंट्री तो यहां पर 1 मिल रही है। सबसे पहले क्या बनाना है, इसके नीचे 0 बनाना है R2 और R3 में। तो R2 R3 में ऑपरेशन लगाया, 0 बनाया। फिर हमको लीडिंग एंट्री यहां पर चाहिए, 1 चाहिए, यहां पर बनाना है। तो यहां पर 1/2 से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, यहां 1 बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे 0 बनाना है, R3 में ऑपरेशन लगा दिया, ये 0 बन गया। फिर क्या चाहिए हमको, 2 रो हो गई। अब ये तीसरी रो में हमको यहाँ पर 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 34 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी 1 बन गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे के एलिमेंट 0, ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे के एलिमेंट 0, ये लीडिंग एंट्री है, बस। ठीक है, और सभी लीडिंग एंट्री एक दूसरे के, यानी कि ये वाली इसके राइट साइड में है, ये वाली इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में भी है। तो यानी कि ये क्या हो गई, ये वाली मैट्रिक्स हमारी रो एक्लान फॉर्म में आ गई। अब रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे, जिस भी कॉलम में ये लीडिंग एंट्री या पिवट है उस कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है ना। तो हमको यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है। ये देखो, ठीक है, सबसे पहले यहाँ 2 में, यहाँ पर R1 में 0 बनाना है इसको, और कहां पर 0 बनाना है, और बस यही तो करना था। ठीक है, हाँ, और R2 में यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ 3 जगह 0 बनाना है, R1 और R2 में। तो देखो R1 और R2 में ऑपरेशन लगाया, तो ये लीडिंग एंट्री के नीचे 0 और ये हमारी लीडिंग एंट्री थी। ठीक है, तो यहाँ और एक लीडिंग एंट्री ये थी। तो इसके देखो ऊपर सारे 0 बन गए, यहाँ पर अभी और 0 बनाना है, तो एक बार ऑपरेशन और लगा दिया R1 में, तो यहाँ भी 0 बन गया। अब देखो यहाँ पर लीडिंग एंट्री है, यहाँ पर लीडिंग एंट्री है, यहाँ पर लीडिंग एंट्री है। देख लो इन तीनों कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं कि नहीं, सारे एलिमेंट 0 हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म हो गई ये। ठीक है, ये एक्लान फॉर्म तो है ही, लेकिन ये रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म कहलाएगी यदि उस जिस कॉलम में पिवट है या लीडिंग एंट्री है उस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है लीडिंग एंट्री के अलावा, तो वो रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से देखो एक एग्जांपल और है, ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हमको किस में बदलना है, रिड्यूस्ड रो एक्लान फॉर्म। तो चलो इसको भी मैं बता देता हूं। देखो ये यहां पर मैंने ये लिख दिया है उसी मैट्रिक्स को। अब चलो देखो हमको सबसे पहले क्या बनाना है, यहाँ लीडिंग एंट्री 1 बनाना है। तो हम 1 कैसे बना सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं R3 से, यहाँ पर 1 है ही तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने इंटरचेंज कर दिया R2 R3 को, सॉरी R1 R3 को, तो यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या करना है, इस लीडिंग एंट्री के नीचे 0 बनाना है। तो ये 0 बना दिया R2 R3 में ऑपरेशन लगा करके। फिर यहाँ पर हमको लीडिंग एंट्री चाहिए 15 की जगह पर 1, तो यहाँ 1 बनाने के लिए 15 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 बन गया। अब क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाना है। तो R3 में ऑपरेशन लगा दिया, ये 0 बन गया, है ना। तो देखो यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे एलिमेंट 0, राइट साइड में लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे 0, इधर पर तो ये पूरी रो 0 ही है, तो सबसे नीचे है ये 0 रो। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये रो एक्लान फॉर्म हो गई। ठीक है, अब रो एक्लान फॉर्म को रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म बदलना है। कैसे बदलेंगे, जिस भी कॉलम में लीडिंग एंट्री है उस कॉलम के लीडिंग एंट्री के अलावा सारे एलिमेंट 0 बना दो। तो हमको यहाँ पर केवल 0 बनाना है, तो ये हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, ये 0 बना दिया। तो ये यहाँ पर क्या है, लीडिंग एंट्री है, ये लीडिंग एंट्री है। देखो इन दोनों कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं कि नहीं, है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी क्या हो गई, रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म हो गई। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म कहलाएगा। तो आई होप आपको रिड्यूस्ड एक्लान फॉर्म निकालना समझ में आ गया होगा। इन्हीं मैट्रिक्स को जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं सिर्फ देख करके समझ मत लेना, नहीं एग्जाम में यदि आपको ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा तो आप नहीं कर पाओगे।
ठीक है, लगा करके देखना कि आप यहां तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो बिना देखे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये है, यहां पर देखो क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2017 में या 2019 में ये पूछा गया था आपका। 2017 में पूछा गया था ये। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा नहीं है, DU 2017। ठीक है, तो देखो ये पूछा गया था। तो रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म में देखो इसको बदलना है इस मैट्रिक्स को, और क्या कहा है कि हमको सीक्वेंस देना है कि हम कौन कौन से ऑपरेशन लगाए हैं बी से ए में आने के लिए। ठीक है, ए से बी में नहीं पूछा है, बी से ए में वापस आने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे वो सीक्वेंस लिखना है। देखो इसको भी मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले तो हमने ये मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या बनाना है, रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म। तो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म देखो बनाते हैं। यहां पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए 4 की जगह पर। तो हमने क्या किया, 1/4 से यानी कि 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर 1 बन गया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गई A1। अब हमको क्या चाहिए, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 चाहिए। तो ये देखो हमने यहाँ पर R2 में ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर 0 आ गया, ये A2 आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, R3 में ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर भी 0 आ गया। ठीक है, तो ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे के एलिमेंट 0, ये बन गई हमारी A3। अब इस लीडिंग एंट्री के राइट साइड में हमको देखना है, तो यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है, राइट साइड में यहाँ पर यदि लीडिंग एंट्री देखेंगे तो फिर ये लेफ्ट साइड में आ जाएगी लीडिंग एंट्री, है ना। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज कर दिया हमने, तो यहाँ पर लीडिंग एंट्री राइट साइड में मिल गई और ये वाली लीडिंग एंट्री यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये देखो हमको A4 मिल गई। अब यहाँ पर देखो ये रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म तो आ गई, लेकिन हमको क्या सॉरी ये रो इक्लान फॉर्म तो आ गई, लेकिन रिड्यूस्ड हमको कब मिलेगी, जब हम इस लीडिंग एंट्री के ऊपर सारे एलिमेंट 0 बना दें, ऊपर नीचे सारे, है ना। तो देखो जहां जहां पर भी लीडिंग एंट्री है वहां पर उस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, है ना, सिर्फ ये तीसरे कॉलम को छोड़ के। तो यहां पर बस और लगा दो, तो R1 में लगा दिया तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या गई, रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म आ गई। अब वहां पर क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि हमको B से A में पहुंचना है, B से A में पहुंचना है तो ऑपरेशन बताओ। तो यहां पर देखो A से हमने B में पहुंचने का पहले ऑपरेशन लिखा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना क्योंकि आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। A से B में पहुंचना है, तो A से B में पहुंचना है तो जो जो ऑपरेशन आपने यहाँ पर लगाए हैं, है ना, यहां से A से A1 में आए तो ये ऑपरेशन लगाए, A1 से A2 में गए तो ये ऑपरेशन लगाए, A2 से A3 में आए तो ये ऑपरेशन लगाए। तो ये देखो वो सारे ऑपरेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। लेकिन जब हमको B से A में जाना है तो हम क्या करेंगे, सारे साइन उल्टे कर देंगे। ठीक है, यदि हम B से A में जाएंगे तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 + 5R3, यहाँ पर -5R3 कर देना। A4 से A3 में जाना है, इंटरचेंज किया है, इंटरचेंज कर दो। फिर यहाँ पर A3 है ना, A3 से A2 में जाना है, -3R1, यहाँ +3R1 कर दो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर +2R1 था तो यहाँ -2R1 कर दो, और ये यहाँ पर इस तरीके से A में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि यदि आपसे ऐसा पूछे कि सीक्वेंस लिखो रो ऑपरेशन का B से A में आने का या A से B में आने का, तो कैसे लिखना है वो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझे रहना। ठीक है, आई होप आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा काम और रह गया है। ठीक है, मैं जल्दी से बता दूंगा इनको भी, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। काफी बड़ी हो गई है क्लास, लेकिन कोई बात नहीं, ये मुझको समझाना था आप लोग को, इस वजह से मैंने इतनी मेहनत की है आज की क्लास में। यदि आप लोग ये क्लास अच्छे से समझ लोगे तो आगे की चीजें आपको बहुत मतलब स्पीड से, रफ्तार से चीजें समझ में आती चली जाएंगी। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इट मे बी रिमार्क दैट एवरी मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू यूनिक मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म, है ना। सीधी सी बात है कि ये जो रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म होती है ये यूनिक होती है, बस इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, और रो इक्विवेलेंट तो होती है, वो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, क्योंकि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगा करके तो कोई भी मैट्रिक्स लाते हैं, तो वो हमारी रो इक्विवेलेंट तो होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है, द रैंक ऑफ ए डिफाइंड टू बी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द यूनिक रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म मैट्रिक्स। यानी कि जो भी, जैसे कोई ये मैट्रिक्स दी है ना, इसकी यदि हमको रैंक फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म, रो को नहीं कह रहा हूं, रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म निकाल लेना और फिर देख लेना कितनी नॉन जीरो रो हैं। जितनी नॉन जीरो रो होंगी वही उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। ठीक है, देखो यहां पर ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है।
ये लो मैंने लिख दी, इसको हम रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म में ला रहे हैं। देखो ये काम अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहां तक आपने देखा, अब इसके आगे देखो यहाँ पर 1 आ गया, इसके नीचे 0 आ गया, यहाँ 1 है, इसके यहाँ पर 0 बनाना है। चलो आगे आते हैं, ये लो यहाँ पर भी ऑपरेशन लगा दिया, इसके नीचे 0 बन गया, यहाँ आ गए, ठीक है। इस तरीके से लगा करके ऑपरेशन, ये तो अब बताने की बात नहीं है ना, ये तो अब सबको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से ऑपरेशन लगा करके मैंने यहाँ पर रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म बना दिया। अब ये रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म में देखो कितनी नॉन जीरो रो है, तो आप देखोगे एक नॉन जीरो रो ये है, एक नॉन जीरो रो ये है, एक नॉन जीरो रो ये है। नॉन जीरो ही तो है, ये कहाँ जीरो है रो पूरी, है ना। तो नॉन जीरो है, तो कितनी नॉन जीरो रो है 3, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये इतनी बड़ी मैट्रिक्स दी है, इसका कहा है कि रैंक निकालो, तो हम इसको किस में बदलेंगे, रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म में, है ना। तो देखो रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म मैंने बदल दिया इसको, ये सारे ऑपरेशन लगाए और ये सब आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। अब मैं इसको समझा नहीं रहा हूं कैसे एक एक ऑपरेशन, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने ये रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म बनाया इस मैट्रिक्स का, तो देखो ये यहाँ पर एक लीडिंग एंट्री है, एक लीडिंग एंट्री ये है ना। इसके नीचे के एलिमेंट 0, ऊपर के एलिमेंट 0, रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म है, और 0 रो सबसे नीचे। तो ये रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर कितनी नॉन जीरो रो है, तो आप कहोगे कि सर एक तो ये है और एक ये है, 2 ही नॉन जीरो रो है। तो 2 नॉन जीरो रो है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जितनी नॉन जीरो रो होंगी रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म में, उतनी ही उसकी रैंक हो जाएगी। तो कोई ये एक है, इसकी रैंक बताना है, तो इसकी रैंक बताओ, तो इसको भी किस में बदलेंगे, रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म में। तो देखो यही ऑपरेशन लगा करके रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म में बदला, ये मैंने बदल दिया, ठीक है। ये यहां से इस तरीके से ये बदल दिया, तो ये रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म आ गई। देखो यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री है, इसके राइट साइड में ये लीडिंग एंट्री है, इस जिस भी कॉलम में लीडिंग एंट्री है उसके सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, रो है ना। उस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है लीडिंग एंट्री के अलावा। तो ये रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म है। अब देखो कितनी नॉन जीरो रो है, तो आप कहोगे सर एक ये है और एक ये है, 2 ही तो हैं, तो 2 नॉन जीरो रो हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो मैंने आपको शुरुआत में ही ये सब बता दिया है, ताकि आगे जहां जहां पर भी रो इक्लान फॉर्म, रिड्यूस्ड रो इक्लान फॉर्म, रैंक, ये सब जहां वर्ड आएंगे तो अब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ क्या चीज की बात हम लोग कर रहे हैं, आपको एकदम नया नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए मैंने काफी मेहनत किया है, काफी जो है चीजों को लिखा है पहले आपको बताने के लिए, है ना। अब देखो यही सब ऑपरेशन जो है, ये R1 इज रिप्लेस टू R1 प्लस R2, ये सब मैं करके आपको दिखाता तो फिर आप भी बोर हो जाते, है ना, क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है। तो इनको समझना था, तो मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग अब नोट्स बना लेना, और जितनी चीजें मैं बताता जा रहा हूं, मैं इस बार बार कह रहा हूं कि पहले से ही सारी चीजों को पढ़ते जाना, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ना करना, पहले से सब चीजों को तैयार करते हुए चल जाना। एक एक वीडियो को 5-5 बार 10-10 बार देख डालो, ठीक है, सब चीजें आने लगेंगी, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास सभी को समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।